बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों की एक नई उस्तानी एक नए चैनल के ऊपर, और आप लोगों से मेरी मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल पे बार बार, फ़ॉर द सेक ऑफ़ नॉलेज, फ़ॉर द सेक ऑफ़ पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ एंड फ़ॉर द सेक ऑफ़ थोड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ की। सबसे पहले आ जाते हैं लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है ज़िंदगी में भी, यूट्यूब पे भी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे। और पेरिडोंटोलॉजी इसलिए क्योंकि मुझे पेरियो बहुत पसंद है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में से मुझे यही सबसे ज़्यादा पसंद है। चलो तो शुरू करते हैं। ये स्लाइड है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड क्या होती है कि जिसमें मतलब नाम बताया जाए कि कौन सा एजेंडा है, किस बारे में बात की जाएगी, क्या क्या बताया जाएगा और फ़लाँ 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 फ़लाँ, मैं आपको इसी बारे में बताऊँगी। इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एनाटमी एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ पेरिडोन्शियम। एनाटमी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है पेरियोडोंट आया कहाँ से है, पेरिडोन्शियम का मतलब क्या है, ये वर्ड उड़ के किस जगह से आया है। ये आया है हमारे प्यारे से ग्रीकिस्तान से, जहाँ से दो वर्ड्स आपस में मिल के एक प्यारा सा वर्ड बनाते पेरिडोन्शियम। ठीक है, पेरी और ओडोंट। पेरी का मतलब होता है अराउंड और ओडोंट का मतलब होता है टूथ। पेरी का मतलब होता है अराउंड और ओडोंट का मतलब होता है टूथ। अब जो भी मतलब चीज़ अराउंड द टूथ होगी दैट इज़ कॉल्ड पेरिडोन्शियम। उसमें एल्व्यूलर बोन, रूट सेमेंटम, पीडियल फाइबर्स, ये सब आ जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। पेरिडोन्शियम होता क्या है? टिश्यू इन्वेस्टिंग इन सपोर्टिंग टीथ पार्ट्स। ठीक है, जो चीज़ मतलब इन्वेस्ट कर रही हो और दूसरी बात ये सपोर्ट कर रही हो। ठीक है, जो चीज़ इन्वेस्ट कर रही हो और सपोर्ट कर रही हो टीथ को, दे आर कॉल्ड पेरिडोन्शियम। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एक जगह पर इनकरेज करना या इनकोर करना या एक जगह पर उसको खड़ा रखना, और सपोर्ट का मतलब ज़ाहिर बात है पता ही होगा। अच्छा, इसके पार्ट्स देखते हैं। 4 पार्ट्स हैं मेन। इसको हम याद करेंगे 4 पार्ट्स की तरह। ठीक है, जैसे मतलब एल्व्यूलर बोन, रूट सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट, जिंजाइवा। ठीक है, एल्व्यूलर बोन क्या होती है कि मतलब एक सॉकेट होता है, बोनी सॉकेट होता है जिसके अंदर टूथ खड़ा हुआ होता है। ठीक है, रूट सीमेंटम क्या होता है जिसमें वन पार्ट, एक जो मतलब पेरिडोंटल थ्रेड होता है या पेरिडोंटल लिगामेंट होता है, उसकी एक जो मतलब सिरी होती है वो रूट सीमेंटम में होती है और दूसरी हमारे पास एल्व्यूलर बोन में होती है। और जो पेरिडोंटल लिगामेंट है वो ये होता है कि जो चीज़ मतलब कि अब रूट सीमेंटम और एल्व्यूलर बोन को मिला रही हो वो ज़ाहिर बात है पीडीएल है। और सबसे अच्छा और सबसे मज़ेदार चीज़ जिंजाइवा क्या होता है? ये इन्वेस्टिंग होता है और पेरिडोंटल लिगामेंट जो होता है वो सपोर्टिंग होता है। जिंजाइवा मतलब जिंजाइवा के अंदर लगा हुआ होता है टूथ, और जो पीडीएल होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे 4 डेफिनेशंस हैं। इस स्लाइड पे जो डेफिनेशंस है वो बेइंतहा बचकानी मतलब बच्चों वाली है, और जो नेक्स्ट पे है वो थोड़ी सी बड़ों वाली है। तो देखते हैं पेरिडोंटल डिजीज़ क्या होती हैं कि मतलब वेरियस डिजीज़ ऑफ पेरिडोन्शियम। ठीक है, पेरिडोंटल थेरेपी, जब उन्हीं डिजीज़ को ठीक करने के लिए बैठ जाओ तो फिर उनको क्या कहेंगे? पेरिडोंटल थेरेपी कहेंगे। अब पेरिडोंटोलॉजी क्या होता है? थक गए ना, चलो पढ़ो। जो हमारे पास पेरिडोंटोलॉजी होती है, पेरिडोंटोलॉजी में हम देखेंगे कि ये एक ऐसी साइंस होती है, जो मेन इसकी डेफिनेशन है ना वो ये है कि ये एक ऐसी साइंस होती है जो पेरिडोन्शियम से रिलेटेड होती है और पेरिडोन्शियम को हेल्थ और डिजीज़ दोनों में स्टडी करती है। इसमें सिर्फ 2 पार्ट्स आपको याद रखने हैं, 2 पार्ट्स, एक हमारे पास डिजीज़ और एक उसमें हेल्थ और पेरिडोन्शियम। 2 पार्ट आपने याद रखने हैं कि 2 पार्ट्स को आपने याद रखना है, हेल्थ, डिजीज़, पेरिडोन्शियम। पेरिडोन्शियम के साथ जो साइंस डील करती है हेल्थ और डिजीज़ में दैट इज़ कॉल्ड पेरिडोंटोलॉजी। और पेरिडोंटिक्स क्या होते हैं? जब भी जो आपने पीछे वाली डेफिनेशन देखी है
पेरिडोंटल थेरेपी की, वही वाली बात ही है, लेकिन बस यहाँ पे बच्चों जैसी लिखी हुई है और वहाँ पे थोड़ी सी अच्छे वे में लिखी हुई है, बड़ों जैसी। पेरिडोंटिक्स वो ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री होती है जो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेरिडोंटल डिजीज़ से कंसर्न्ड होती है। इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेरिडोंटल डिजीज़ेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास है एक्सटर्नल एनाटॉमिक फीचर्स। एक्सटर्नल एनाटॉमिक फीचर्स जिसको आप अपनी आंखों से बगैर माइक्रोस्कोप की बड़ी सी ऐनक लगाए देख सकते हैं। अब हम लोग उनको देखेंगे कि हम लोग को वो नज़र कहाँ कहाँ आती है। जो हमारे पास मास्टिकेटरी म्यूकोसा है वो हमारे पास जिंजाइवा और हार्ड पैलेट। जिंजाइवा जो मतलब मसूड़े होते हैं, जिनको बंदा उर्दू में मसूड़े कहते हैं, और जो मतलब कवरिंग ऑफ हार्ड पैलेट, मतलब जो हार्ड पैलेट जो मतलब नेज़ल कैविटी को हमारी ओरल कैविटी से अलग करते हैं, वो जो पैलेट है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। उसकी जो कवरिंग है वो हमारे पास मास्टिकेटरी म्यूकोसा है। मास्टिकेटरी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मतलब ये सही सबसे ज़्यादा सख्त वाला म्यूकोसा होता है, क्योंकि जब भी आप मास्टिकेटरी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी पावर आपके जॉ पे लग रही होती है या जिंजाइवा पे, या फिर अगर आप देख सकें तो आप खाने के दौरान जब आपकी ज़बान आपके पैलेट को टच करती है तो तब भी आपकी बहुत 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 ज़्यादा ये आपको एक मतलब सख्त सा म्यूकोसा चाहिए, तो इसको इसलिए मास्टिकेटरी म्यूकोसा कहते हैं। अब आगे आ जाता है स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा। स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा में ये है कि जो हमारे पास जो ज़बान की मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब जो मतलब ज़बान के ऊपर वाली सरफेस है, जो मतलब कि आपको जैसे आप ज़बान अपनी 1.5 गज की बाहर निकालेंगे तो फिर उसके ऊपर जो भी मसल्स या मतलब जो भी म्यूकोसा आपको नज़र आएगा उसको हम स्पेशलाइज्ड म्यूकोसा कहेंगे, और वो डोर्सम ऑफ टंग कहलाता है। और जब जो लाइनिंग म्यूकोसा है, ठीक है, लाइंस वो सारी, ये तो इन्होंने आसानी कर दी है, मतलब जो बाकी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जिंजाइवा, हार्ड पैलेट और डोर्सम ऑफ टंग को छोड़ के जो भी चीज़ है, मतलब वॉल्स ऑफ इनर चीक्स और साथ में जो ज़बान की नीचे वाली जगह हो गई है, इसके अलावा दांतों के अंदर वाली कुछ चीज़ हो गई है और बाहर वाली कुछ चीज़ हो गई, ये सब कुछ आ जाते हैं लाइनिंग म्यूकोसा में। बस उन 3 के अलावा बाकी जो भी चीज़ रह जाती है ना आपके मुंह में, उस सब को कहा जाता है लाइनिंग म्यूकोसा। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं कि जिंजाइवा ही सिर्फ हमें नज़र आता है, बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो तो बस माइक्रोस्कोप से ही नज़र आती हैं। और माइक्रोस्कोप नज़र आता है कि नहीं आता, यहाँ तो एडजस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है जब स्टेशन में आप खड़े होते हैं, फंसे हुए होते हैं और आपको एक तेज़ी चाहिए हुई होती है। अच्छा छोड़ो ये बातें। अच्छा 2 टाइप्स और जिंजाइवा, ठीक है, 2 टाइप्स जिंजाइवा है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ऑफ है यहाँ पे और लिख दिया है, आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी समझ तो आ रही है ना, इतने तो बच्चे सारे नहीं हैं। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ जिंजाइवा, ठीक है, एक फ्री या मार्जिनल होता है, एक हमारे पास अटैच्ड या इंटरडेंटल होता है। जो हमारे पास फ्री या मार्जिनल होता है वो हमारे पास मतलब दांतों के इर्द गिर्द हल्का सा, मतलब वो अटैच नहीं होता, मतलब वो अलहदा ही होता है, लेकिन वो अ फ्यू 0 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर्स में उसको अगर देखा जाएगा तो वो इतना ही दूर होगा, बाकी वो नीचे से सारा अटैच्ड ही होता है। अटैच या इंटरडेंटल, अटैच मतलब इंटरडेंटल मतलब दांतों के दरमियान, और अटैच मतलब जुड़ा हुआ, समझ सकते हो। अब देखते हैं कि नॉर्मली जिंजाइवा होता कैसे है। पिंकिश कलर होता है इसका, मेलानिन एक्यूमुलेशन होती है अंदर। मेलानिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मेलानोसाइट्स होते हैं, और मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे पास जो यही मेलानिन एक्यूमुलेशन होती है वो जिंजाइवा में होती है। ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस होती है जिसको स्टिपलिंग कहते हैं। अगर कभी अपने मतलब नीचे वाले दांत मसूड़े देखेंगे, ज़रा थोड़ा दांतों से नीचे अपने कैमरा को घुमाएंगे तो वहाँ पे जो मतलब आपको जिंजाइवा या उसका कलर नज़र आएगा, वहाँ पे ऐसे ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस, मतलब ऑरेंज नज़र आ रहा होता है, माल्टा रंग। अब म्यूको जिंजाइवल जंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास मतलब
वो जंक्शन जो अटैच जिंजाइवा और अल्वियोलर म्यूकोसा के दरमियान हो, मतलब अटैच जिंजाइवा दांतों से नीचे, लेट सपोज दांतों से बिल्कुल नीचे एक मतलब जिंजाइवा जा रहा है, ठीक है, दांतों से नीचे थोड़ा सा मिलीमीटर्स मार्जिनल और या फ्री जिंजाइवा को छोड़ के नीचे वाला जो मतलब जहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, मतलब जो सख्त वाला जिंजाइवा है, वहाँ से एल्वियोलर म्यूकोसा जो होता है अंदर की तरफ, वहाँ पर एक जो जंक्शन होता है उसको म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। इन पोस्टीरियर टीथ जिंजाइवा कंसिस्ट ऑफ 2 पेपिला। पोस्टीरियर टीथ्स में जो मतलब के पीछे वाले दांत हैं, उनमें अगर हम देखें कि जो मतलब इंटरडेंटल जिंजाइवा होता है वो 2 पेपिलास पे कंसिस्ट करता है। एक हमारे पास फेशियल होता है और एक हमारे पास लिंगुअल होता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो दोनों फेशियल और लिंगुअल होते हैं वो अटैच्ड किससे होते हैं, यहाँ पे बार बार वो गलती कर रहा था मिस्टर टाइपर, वो कोल को कलर लिख रहा था, तो यहाँ कलर नहीं कोल है। दिस इज़ नॉट कलर, दिस इज़ कोल। जो ये कोल है ये मतलब अटैच कर रहा होता है फेशियल पेपिला को लिंगुअल पेपिला के साथ, और ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है और मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, मैं करवाऊँ। अच्छा, इसमें आ जाता है कि किस तरह की मतलब अगर हम लोगों को डेवलपमेंट ऑफ पेरिडोन्शियम को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम लोग इस बात को क्लियर करें कि सीमेंटम कैसे डेवलप होता है, और सीमेंटम कब डेवलप होता है। सीमेंटम तब डेवलप होता है जब हमारे पास एनामल की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले एनामल कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद सीमेंटम बनता है, फिर उसके बाद हमारे पास बनता है पेरिडोन्शियम, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल रूट शीट, हर जगह पे एपिथेलियल रूट शीट ऑफ हर्डविग, हर वक्त यही एक बात शुरू होगी, एपिथेलियल रूट शीट ऑफ हर्डविग। ये क्या होता है, आउटर एंड इनर एनामल एपिथेलियम जो होता है, जब मतलब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक शीट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि एपिथेलियल रूट शीट ऑफ हर्डविग। डिटरमाइन करता है ये शेप एंड रूट्स को, शेप ऑफ रूट को, ठीक है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सीमेंटम होता है और एक लेट डेवलपमेंट ऑफ सीमेंटम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो अर्ली सीमेंटम डेवलपमेंट होती है ना, उसमें ये होता है कि रूट शीट फॉर्मेशन सबसे पहला अब मैं आपको बताती हूँ, इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अर्ली सीमेंटम डेवलपमेंट के सबसे पहले रूट शीट फॉर्मेशन होती है, फिर उसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स को मैंने डिफ़ाइन किया लेकिन ये उसका स्टेप नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद आ जाता है कि रूट शीट कहाँ पे बेंड करती है, कैसे, फिर रूट शीट डेंटिन बनाने के बाद क्या करती है, फिर उसके बाद इरप्शन के दौरान क्या होता है, और फिर आखिर में सीमेंटोब्लास्ट कैसे बनते हैं। मैं आपको अब ये सब मतलब उसमें समझाती हूँ। रूट शीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, रूट शीट फॉर्मेशन होती है, आउटर एंड इनर एनामल एपिथेलियल लेयर becomes continuous and forms 2 layer sheath which grows into the underlying mesenchyme। अब यहाँ पे ये बात की गई है कि जब हमारे पास आउटर इनर एनामल एपिथेलियम मतलब ये और ये आपस में मिलते हैं तो एक मतलब शीट बन जाती है जिसको हम कहते हैं रूट शीट, ठीक है। और वो कहाँ ग्रो करती है, अंडर द मीजेनकाइम, ये पूरी की पूरी मीजेनकाइम है और इसके नीचे ग्रो कर रही होती है। इसमें क्या होता है कि यहाँ जब ये और ये मिलते हैं तो एक मतलब रूट शीट ऑफ हर्डविग बन जाती है, एपिथेलियल रूट शीट ऑफ हर्डविग, जिसको हर्स भी कहते हैं, हर्डविग एपिथेलियल रूट शीट, ठीक है। हर्स भी कहा जाता है, शी नहीं समझना, हर्स समझना है। अब यहाँ पर ये बात जब इन्होंने कही हुई है तो ये तो आसान सी बात थी, समझ जाओ सारे। अब आगे चलते हैं।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट है। पहले क्या था, रूट शीथ फॉर्मेशन थी, अब उसके मैं पार्ट्स बता रही हूँ, लेकिन ये कोई स्टेप नहीं है। पार्ट्स में हमारे पास दो मेन पार्ट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास एपिकल होता है ये वाला, और एक हमारे पास आ जाता है कोरोनल, ये दिस इज़ द कोरोनल। ठीक है, ये जो एपिकल होता है ना, ये एक ही जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन ये जो कोरोनल होता है ये आगे बढ़ने मुसीबत, मतलब ये आगे डेवलपमेंट करवाता है, सीमेंटम फॉर्मेशन करता है, डेंटिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ जाती है अर्ली सीमेंटम डेवलपमेंट में नेक्स्ट चीज़ आती है रूट शीथ बेंड्स। यहाँ पे एक छोटा सा बेंड नज़र आ रहा होगा, दिस इज द बेंड, और ये फ्यूचर सीमेंटो एनेमल जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर रूट शीथ जो होती है वो बेंट हो जाती है, डायफ्राम बना देती है, और जो ये सारी ओपनिंग होती है, ये देखें यहाँ पहले वाली पिक में ये थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ा सा यही वाली ओपनिंग बड़ी है, लेकिन जो अगली है इसमें ये वाली ओपनिंग थोड़ी सी छोटी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये छोटा सा बेंड ले रहा है। क्यों ले रहा है वो भी आगे आपको समझाती हूँ, ताकि इसी सर्वाइकल ओपनिंग को कम कर सके और रूट अपनी शेप में आ जाए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि अर्ली सीमेंटम डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका थर्ड पार्ट है। इसमें है कि आफ्टर ग्राउंड फॉर्मेशन, जब ग्राउंड बन जाता है, मतलब एनामल डल गया है, एनामल की मतलब सीमेंट पक्का हो गया है एनामल का, तो इसमें क्या है कि इन्होंने बताया कि जो इनर एनामल एपिथेलियम होती है ना, उनकी ये एबिलिटी, एनामल बनाने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम होता है वो हमारे पास रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बन जाता है। रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम क्या होता है, रिड्यूस्ड REE जो होता है वो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है ओडोंटोब्लास्ट में। और जो ओडोंटोब्लास्ट है वो आगे हमारे पास डिफ्रेंशिएट करते हैं डेंटिन और प्री डेंटिन में। समझ आई? सबसे पहले हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम जो है वो उनके अंदर ये एबिलिटी ख़त्म हो जाती है एनामल फॉर्म करने की। फिर वो क्या करते हैं कि रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बन जाते हैं। रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम डिफ्रेंशिएट करते हैं ओडोंटोब्लास्ट में, और ओडोंटोब्लास्ट जो है डेंटिन और प्री डेंटिन बनाता है। अब हम इसकी बात ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जब हमारे पास डेंटिन बन जाती है, इस स्लाइड में डेंटिन बन चुकी है, इस साइड में अब हमारे पास आफ्टर डेंटिन फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, सम चेंजेस अगर इन रूट शीथ, कुछ चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं रूट शीथ में। ठीक है, एपिथेलियल लेयर जो होती है ऑफ रूट शीथ प्रोड्यूस लेयर ऑन द रूट डेंटिन। मैं आपको समझाती हूँ। जो यहाँ पर ये समझें ग्राउंड डला, फिर उसके बाद ये नीचे एक डेंटिन बन गई। ठीक है, अभी ये डेंटिन बनी हुई है, यहाँ पे अभी पूरा ग्राउंड बनना है, यहाँ से पूरा ग्राउंड अभी पूरा होना है। ग्राउंड यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पर जो मतलब इस वाली जगह पर, ये जो जगह है ये वाली, इस जगह पर तो सीमेंटम बनना है, क्योंकि डेंटिन के बाद सीमेंटम होता है, सीमेंटम की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो हार्डविक होता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, और उस चेंजेस में वो एक जो लेयर होती है, एक लेयर प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम लोग हाइलिंग लेयर कहते हैं, हाइलिंग लेयर ऑफ होपल कहते हैं। इस लेयर को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हार्डविक, मतलब हर्ट्स इसको रूट शीथ जो है वो इसको बना रही है। वो इस लेयर में क्या क्या चीज़ें हैं,
इस लेयर में हमारे पास आ जाती हैं फाइन ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हाइलिन अपीयरेंस और तीसरी आ जाती है फिब्रिल्स। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। जब हमारे पास ये 3 चीज़ें आ जाती हैं तो एक लेयर बनाई हुई है किसने, हर्टविग रूट शीट ने। ठीक है, अब इस लेयर को क्या कहते हैं, हाइलिन लेयर ऑफ होपवेल स्मिथ। अब इस बात को यहीं पे रोकते हैं, आगे चलते हैं, फिर वापस आते हैं। यहाँ पर क्या है कि सीमेंटोब्लास्ट की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ रूट शीट होते हैं ना, सिक्रीट एनामल प्रोटीन्स। एनामल प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं। रूट शीट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और सराउंडिंग फॉलिक्यूलर मेसेनकाइम टू बिकम यूनाइट विद एमिलोजेनिन्स। मैं आपको ये समझाती हूँ। यहाँ पे मैं फिर से एक टूथ बना रही हूँ। यहाँ पे ये एक टूथ मैंने बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बोला कि इस जगह पर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं हाइलिन लेयर ऑफ होपवेल स्मिथ। ठीक है, अब इस लेयर में क्या क्या चीज़ें थी, 3 चीज़ें याद रखनी है। इसमें हाइलिन अपीयरेंस थी, फिब्रिल्स थे और फाइन ग्रेन्यूल्स थे। ठीक है, यहाँ पर हर्टविग रूट शीट है यहाँ पर। ठीक है, उसने ये लेयर डिपॉजिट किया। जब हर्टविग रूट शीट के अंदर यहाँ ये डेंटिन है, दिस इज़ डेंटिन, दिस इज़ हर्टविग रूट शीट एंड दिस इज़ वो वाली लेयर। ठीक है, हाइलिन लेयर। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे कि जब यहाँ इस वाली स्लाइड में ये बात की गई है कि छोटी छोटी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस, मैं फिर से बनाती हूँ। This is the tooth, this is dentine, this is for colors only, समझें सिर्फ ये बात। ये डेंटिन, ये हमारे पास आ गया होपवेल स्मिथ की हाइलिन लेयर, दिस इज़ आल्सो हाइलिन लेयर, और यहाँ पर हमारा था हर्टविग रूट शीट। अब इस स्लाइड में इन्होंने बोला हुआ है कि जो मतलब ये हर्टविग रूट शीट है ना, इसके अंदर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ये। ठीक है, मतलब टूट जाता है दरमियान से। अब इसने जो ये यहाँ पर हैं फॉलिक्यूलर सेल्स, ये हैं सारे फॉलिक्यूलर सेल्स। ये फॉलिक्यूलर सेल्स जब इस जगह के थ्रू इस डिसकंटिन्यूअस उसके थ्रू इस हाइलिन लेयर से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे पास सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं। ठीक है, सीमेंटोब्लास्ट क्या करते हैं कि जो हमारे पास सीमेंटोब्लास्ट सीमेंटिक फॉर्मेशन करते हैं। ये जब फॉलिक्यूलर सेल्स हमारे पास हाइलिन लेयर के साथ मिलते हैं तो वो बनाते हैं सीमेंटोब्लास्ट इन्हीं डिसकंटिन्यूअसिटीज़ के थ्रू। ठीक है, जब ये जगह बनाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सीमेंटोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं एक बार ये स्लाइड पर बता देती हूँ। एपिथेलियल सेल्स ऑफ रूट शीट सिक्रीट एनामल प्रोटीन्स। ठीक है, एनामल प्रोटीन्स जब मतलब वो सारी वही वाली कहानी है कि सारे उसने मतलब उगला, सब चीज़ निकाल दी, अपने अंदर को ख़त्म करके उसने अपने आप को रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम बना दिया और हर चीज़ ख़त्म कर दी। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली कहानी शुरू हो रही है कि एपिथेलियल सेल्स ऑफ रूट शीट जो होते हैं वो एनामल प्रोड्यूस, यही एमिलोजेनिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और एमिलॉइड्स। अब यहाँ पर ये जब ये प्रोड्यूस कर देते हैं तो यहाँ पर इसकी लेयर टूट जाती है, यहाँ पर इसकी लेयर टूट जाती है। ठीक है, जब ये टूट जाती है तो आउटर फॉलिकुलर सेल्स इसी हाइलिन लेयर से, जब इसने पहले ही डेंटिन के ऊपर इसको बनाया था,
वहाँ पर जाके इससे मिल जाते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स बिकम डिफ्रेंशिएट इनटू सीमेंटोब्लास्ट एंड डिपॉजिट ऑर्गेनिक मैट्रिक्स ऑफ सीमेंटम ऑन द रूट्स। अब यहाँ पर सीमेंटम बन जाता है, समझ आई। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर वो वाली थी लेटर, वो थी अर्ली सीमेंटम डेवलपमेंट। अब यहाँ पर है लेट सीमेंटम डेवलपमेंट, लेटर सीमेंटम डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सीमेंटम जो होता है वो मैच्योर होता है। सीमेंटोब्लास्ट क्या होते हैं कि ये क्यूबाइडल सेल्स होते हैं हाइलिन सरफेस के ऊपर, ठीक है। वही हाइलिन सरफेस है, जस्ट इमेजिन, मैं फिर से बताती हूँ। दिस इज़ हाइलिन सरफेस, वही वाला कलर यूज़ करते हैं। दिस इज़ हाइलिन सरफेस, ये उसके ऊपर थी रूट शीथ, ठीक है। यहाँ पर थे फॉलिक्यूलर सेल्स, हेयर वर द डेंटिन। अब रूट शीथ ने पहले ये रूट शीथ है, दिस इज़ रूट शीथ, हाइलिन लेयर, ये हमारे पास डेंटिन, ठीक है। अब क्या बात की गई है कि जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज़ आ जाती हैं, तो फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं इसके साथ मिलकर, हाइलिन लेयर के साथ मिलकर सीमेंटोब्लास्ट बना देते हैं, ठीक है। जब सीमेंटोब्लास्ट बनते हैं तो वो अपने आप को किस उसमें मतलब मैनर में डालते हैं, क्यूबाइडल सेल्स अरेंज करते हैं हाइलिन सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब वही सेल्स क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स। अब वही वाले सेल्स मतलब सीमेंटोब्लास्ट जो हैं, जो मतलब सीमेंटम बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को ले करते हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेंस एंड इंट्रिंसिक फाइबर, और बाद में वो मिनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अब मैं आपको ये वाली पिक्चर भी समझाती हूँ। ये रहा डेंटिन, ये सारा डेंटिन पोर्शन है, ठीक है। इसके ऊपर हाइलिन लेयर है, ये रेड वाली, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि ये फॉलिक्यूलर सेल्स फाइबर्स थे, फॉलिक्यूलर सेल्स थे, ठीक है। ये यहाँ पर इसके साथ मिले हैं, रूट शीथ के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए हैं, ये डायरेक्ट जाके हाइलिन की लेयर के साथ मिले हैं और सीमेंटोब्लास्ट बनाते हैं। फॉलिक्यूलर सेल्स डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म सीमेंटोब्लास्ट। अब जब सीमेंटोब्लास्ट यहीं पे बन रहे हैं तो यहीं पर ही अपनी पूरी की पूरी लेयर डालेंगे ना, तो यहाँ पर सीमेंटम बन जाएगा, डेंटिन के ऊपर आ जाएगा सीमेंटम। अब आगे चलते हैं। मिनरलाइजेशन मेनली CA मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस करते हैं, और ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। और सीमेंटोइड उसको कहते हैं, जब शुरू में थिन लेयर बनती है। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ है कि जो एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस, जब भी मतलब जब हर्ट फिक्स मतलब जो हर्ट होती है मतलब हर्ज होती है, जब वो हर्ट फिक रूट शीट जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, तो वो रूट सरफेस से दूर भागना शुरू कर देती है, ठीक है। और PDL में ही कहीं पे रह जाती है, लेकिन वहाँ पर एज अ एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस कहलाती है, ठीक है। एपिथेलियल सेल रेस्ट ऑफ मेलिसिस इज़ नथिंग बट द छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ हर्टविक्स रूट शीट, ठीक है। अब ड्यूरिंग टूथ इरप्शन, यहाँ ये बात अब बड़ी मज़ेदार बात है, ठीक है। अब जब अब दिस इज़ द टूथ विच इज़ इनसाइड द ओरल कैविटी, ठीक है, इनसाइड द, अभी ये अनइरप्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ हैं ये मतलब दिस इज़ द एल्वियोलर बोन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फाइबर्स लगे हुए हैं। अभी जब टूथ अनइरप्टेड है तो ये फाइबर्स पैरेलल होते हैं, लेकिन जब ये टूथ इरप्ट कर जाएंगे, ठीक है, टूथ इरप्ट हो जाएगा मतलब कि टूथ अपनी जगह से निकल जाएगा, तो क्या होगा कि जब ये टूथ ऊपर आएगा तो ये सारे फाइबर्स ऑब्लीक मैनर में चले जाएंगे, ठीक है।
ये फाइबर्स मोटे होते जाते हैं और शार्प पीस फाइबर बन जाते हैं। ये फाइबर्स बहुत मोटे हो जाएंगे और इनको कहा कहते हैं शार्प पीस फाइबर, और पीडीएल इस तरह बन जाता है। पीडीएल इज़ नथिंग। अब यही देखें, ये इसी को पीडीएल तो कहते हैं। दिस इज़ वन एंड, दिस इज़ द अदर एंड। ये सीमेंटम में है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास एल्व्यूलर बोन में है। तो ये कनेक्ट करते हैं दांत को, बस। बाकी सारा इसमें कुछ नहीं बताया गया। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो एल्व्यूलर बोन कैसे बनती है। अब एल्व्यूलर बोन की फॉर्मेशन कैसे होती है कि मेनली वैसे ये हेडिंग नहीं है, पर ये इसके अंदर एक स्टेप छोटा सा बताया गया था कि पीडीएल के इट फॉर्म्स अराउंड द पीडीएल, ठीक है। एल्व्यूलर बोन फॉर्मेशन, ठीक है, इट फॉर्म्स अराउंड द पीडीएल। पीडीएल के मतलब इर्द गिर्द बन होती है ये। अब ये देखें, अब यहाँ पर देखें, ये वाली जो जगह है सारी ब्लैक, मतलब जो ये रेड वाली है, ये रेड जगह जो है, और ये वाली जगह जो है। अब ये एक एंड है, दिस इज़ द अदर एंड। यहाँ ये एल्व्यूलर बोन है और ये हमारे पास सीमेंटम है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास पीडीएल के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। मतलब पीडीएल के मतलब इर्द गिर्द एल्व्यूलर बोन पाई जाती है। सॉकेट देते हैं ना टूथ को, फिर इनकी मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट अकर्स ड्यूरिंग टूथ एरप्शन, और ये हमारे पास जब टूथ बन रहा होता है तब भी हमारे पास बोनी सॉकेट बन रहा होता है, क्योंकि उससे पहले बनेगा तो फिर टूथ की रूट तो पता नहीं किधर जाके लगेगी, फिर बोन टूट तो सकती नहीं है। जंक्शनल एपिथेलियम डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले, अब इस पूरी बात में मैं आपको एक बात समझाती हूँ, रुके। एनामल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद एमिलोब्लास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। एमिलोब्लास्ट बिकम शॉर्टर जब एनामल बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन कि एनामल बन चुका है, ठीक है। अब जो एमिलोब्लास्ट हैं वो, उनका तो कोई काम ही नहीं रहा, वो छोटे छोटे हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। दिस इज़ द टूथ, अनएरप्टेड टूथ, और यही जो लेयर है ये एनामल एमिलोब्लास्ट की, ये हमारे पास यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। जब ये हमारे पास टूथ के क्राउन के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जिसको प्राइमरी एनामल क्यूटिकल भी कहते हैं, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ अनइरप्टेड टूथ। ये हमारे पास, दिस इज़ ओरल कैविटी की लाइनिंग, यहाँ ओरल कैविटी है। दिस इज़ ओरल एपिथेलियम एंड दिस इज़ वही वाला टूथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वही वाला टूथ है, अब क्या इन्होंने बोला हुआ है कि जो हमारे पास रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम होता है वो भी इसको कवर करता है। अब दिस इज़, अब जो मैं पिंक से बना रही हूँ, दिस इज़ रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलते हैं जब टूथ इरप्ट होता है, मतलब ये पूरी की पूरी जगह आ जाती है, ये वाली पूरी जगह जब हमारे पास ओरल एपिथेलियम के साथ मिल जाती है, ओरल एपिथेलियम के साथ कांटेक्ट में आ जाती है, यही एमिलोब्लास्ट की लेयर, रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जंक्शनल एपिथेलियम बन जाता है। सारी बात यही थी, सिंपल। याद रखें, जब भी हमारे पास एमिलोब्लास्ट की थिन लेयर जो हमारे पास एनामल की फॉर्मेशन के बाद टूथ के ऊपर ये एक थिन लेयर बना देती है, उसके ऊपर वो जब हमारे पास ओरल कैविटी में आने से पहले ओरल एपिथेलियम के साथ टच करती है तो वहाँ पे जंक्शनल एपिथेलियम बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मतलब जंक्शनल एपिथेलियम। वो जंक्शनल एपिथेलियम जो एमिलोब्लास्ट से बने, दे आर कॉल्ड प्राइमरी एपिथेलियल अटैचमेंट। और वो जंक्शनल एपिथेलियम जो हमारे पास बेसल लेयर ऑफ ओरल एपिथेलियम को जो सर्जिकल थेरेपी के बाद तो हाँ
अदर देन अमीलोब्लास्ट, तो हम उसको सेकेंडरी एपिथेलियल अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। बाय बाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अल्लाह।